नमस्कारः, स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत कक्षायां आप सभी का संस्कृत पाठ की इस कक्षा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्न निर्माण के विषय में। प्रश्न निर्माण जो सामान्यतः विद्यार्थियों के लिए थोड़ा कठिन विषय माना जाता है, यद्यपि जितना कठिन हम इस विषय को मानते हैं यह उतना कठिन होता नहीं है। प्रश्न निर्माण को सही जानने के लिए हमें दो बातों को ध्यान में रखना होता है। एक तो यह कि सामान्यतः संज्ञा या सर्वनाम के जो प्रश्न होते हैं उसमें हमको देखना यह होता है कि जिस विभक्ति, जिस वचन, जिस लिंग का प्रश्न होता है उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग का उत्तर भी होता है। दूसरा, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो अव्यय होते हैं, यानी जिनका लिंग निर्धारित नहीं होता, जिनके वचन निर्धारित नहीं होते, और कई बार ऐसा होता है जिनकी विभक्तियां भी निर्धारित नहीं होती। तो आज हम उन विषयों पर चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो अव्यय भी होते हैं और सर्वनाम भी होते हैं। एक शब्द किम, किम यह सर्वनाम भी है और यह अव्यय भी होता है। तो जब किम सर्वनाम होता है तो उसका जो प्रश्न बनता है या उसका जो उत्तर होता है वह नपुंसक लिंग में होगा और प्रथमा विभक्ति में होगा, एक वचन में होगा। लेकिन जब किम अव्यय हो जाता है तो वहां पर किम इस प्रश्न का उत्तर स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है और नपुंसक लिंग भी हो सकता है, एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। लेकिन किम का जो उत्तर है वह प्रथमा अथवा द्वितीया विभक्ति में ही होता है। आइए स्क्रीन में चलते हैं और स्क्रीन में चल करके उसको समझने का प्रयास करते हैं कि यह जो उत्तर हैं उसको हमें कैसे बताना है, और यदि कोई उत्तर पहले से दिया है तो उसका प्रश्न निर्माण कैसे करना है। क्योंकि जब प्रश्न से उत्तर बनाना होता है तो भी हमको समझना आवश्यक होता है कि प्रश्न कह क्या रहा है, और जब हमको किसी उत्तर का प्रश्न बनाना होता है तब भी हमको समझना होता है कि हमको जो उत्तर दिया है वह क्या बता रहा है। अर्थात जो उत्तर बताएगा उसी के अनुसार हमें प्रश्न पूछना पड़ेगा, जो प्रश्न होगा उसी के अनुसार हमें उत्तर देना होगा। तो आइए चलते हैं स्क्रीन में और समझने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न निर्माण हम कैसे करें। एक बात ध्यान में रखेंगे कि हो सकता है कि एक वीडियो में पूरा आपको जवाब ना मिले, इसलिए पहले हम अव्यय प्रश्नों की चर्चा करते हैं, बाद में दूसरे वीडियो में आपको सामान्य संज्ञा या सर्वनाम प्रश्नों के उत्तर देखना है, या संज्ञा या सर्वनाम प्रश्नों के प्रश्न निर्माण कैसे करना है उस पर चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। वहाँ पर आपको दोनों वीडियो देखना आवश्यक होगा। आपको दोनों वीडियो में एक दूसरे की लिंक मिल जाएगी, यानी आप जिस वीडियो को अभी देख रहे हैं उसके साथ में पहले वाले वीडियो की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जब आप दूसरे वाले वीडियो को देख रहे होंगे तो पहले वाले की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके लिए आपको एक काम और करना है,
वीडियो देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे तो उससे आपके पास वीडियो आसानी से पहुंच सकेंगे। अभी बहुत सी चीज़ें हमको पढ़ना बाकी हैं। हमने व्याकरण में अक्षर से लेकर के लिंग पुरुष वचन, लकार, कारक, अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, यह सब कुछ उपलब्ध कराया है जो आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। अभी बहुत कुछ आने बाकी है। जो आना बाकी है वह आप तक तभी पहुंच पाएगा जब आप चैनल को अपने पास रखेंगे। खैर, वह आपका व्यक्तिगत विषय है, उस पर मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करता और सीधे स्क्रीन में आकर के और विषय को समझने का प्रयास करते हैं। चलते हैं स्क्रीन में। प्रश्न निर्माणम अव्यय प्रश्न। सबसे पहला है किम। किम क्या अर्थ है? किम एक तो अव्यय भी होता है और एक किम सर्वनाम भी होता है। जब किम सर्वनाम होता है उस समय किम का अर्थ होता है कौन अथवा क्या भी कह सकते हैं। जब किम सर्वनाम होता है तो उसका उत्तर नपुंसक लिंग में होता है और एक वचन में होता है। जब किम अव्यय होता है तो वहाँ पर प्रश्न प्रथमा विभक्ति का हो सकता है, यानी उत्तर जो उसका बनेगा वो प्रथमा विभक्ति में हो सकता है अथवा द्वितीया विभक्ति में हो सकता है। लिंग कोई भी हो सकता है और वचन भी कोई भी हो सकता है। उदाहरणार्थ, बालकः रोटिकां खादति। द्वितीया विभक्ति में है, स्त्रीलिंग में है रोटिकां। अतः बालकः किं खादति। यहीं पर बालकः ग्रंथं पठति। बालकः किं पठति। बालकः पुस्तकं पठति। बालकः किं पठति। अगर पत्रिकां पठति ऐसा होता तब भी प्रश्न वही बनता, बालकः किं पठति। ध्यान रखना है कि किम का उत्तर द्वितीया विभक्ति में होता है, या यूँ कहिए कि द्वितीया विभक्ति का प्रश्न जो बनता है वह किम बनता है। लेकिन ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि जाने के अर्थ में अगर कोई क्रिया है तो वहाँ पर किम प्रश्न नहीं बनता। क्या बनता है वो भी आगे देखते हैं, लेकिन फिलहाल यह समझ लीजिए कि यहाँ पर किम नहीं बनता। प्रश्न बनता है कुत्र। कुत्र यानी कहाँ। यह भी अव्यय प्रश्न है, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि इसका जो उत्तर होता है कुत्र का, वह या तो द्वितीया विभक्ति में होता है और या फिर सप्तमी विभक्ति में होता है। यानी द्वितीया विभक्ति के स्थान पर अथवा सप्तमी विभक्ति के स्थान पर जब आप प्रश्न निर्माण करते हैं तो वहाँ पर आपको कुत्र ऐसा प्रश्न बनाना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान में रखना है कि कुत्र का जो उत्तर है वह स्थान होगा। अब द्वितीया विभक्ति का प्रश्न कहाँ बनाना है, सप्तमी का कहाँ बनाना है, तो जहाँ पर गति अर्थक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है वहाँ पर द्वितीया विभक्ति का प्रश्न किम होता है। जैसे बालकः रीवां गच्छति, प्रश्न बनेगा बालकः कुत्र गच्छति। गति अर्थक क्रियाएं होंगी तो प्रश्न कुत्र बनाना है। इसके अलावा अगर द्वितीया विभक्ति का कोई विषय है या कोई शब्द है, कोई दूसरी क्रियाएं हैं, तो वहाँ पर आपको किम प्रश्न बनाना है। अब बालकः युवकः ग्रामे निवसति, यहाँ पर भी ग्रामे
स्थान सूचक शब्द है, स्थान है, और सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, इसलिए प्रश्न बनाएंगे बालकः कुत्र निवसति। पुनः जलम नद्याम अस्ति। यहाँ पर नद्याम सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है, स्त्रीलिंग है, बालक क्षम्यतां जलम कुत्र अस्ति ऐसा उसने दे दिया। पुनः तो यहाँ पर किम और कुत्र, किम एक बार फिर से समझ लेंगे कि किम का जो उत्तर होगा वह द्वितीय विभक्ति में होगा, लेकिन गति अर्थक क्रियाएं नहीं होनी चाहिए। प्रथमा विभक्ति में भी हो सकता है, जैसे भवतः नाम किम, आपका क्या नाम है। भवत्याः नाम किम, आपका क्या नाम है, स्त्रीलिंग में। तो यानी कि किम स्त्रीलिंग में भी प्रश्न बन गया और पुल्लिंग में भी प्रश्न बन गया। आगे के प्रश्न देखेंगे। आगे कहता है कति। कति यानी कितना। जब कति प्रश्न होगा तो इसका उत्तर हमेशा संख्या में दिया जाएगा। एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि जो कति प्रश्न है, यह जब प्रश्न रहता है तो हमेशा बहुवचन में रहता है। जैसे भवतः गृहे कति जनाः सन्ति, मम गृहे 8 जनाः सन्ति। जब भी आपको कति का उत्तर देना है तो प्रश्न में यानी उत्तर जो होगा वो संख्या में आएगा। जब भी संख्या में उत्तर है, आपको प्रश्न निर्माण करना है, तो संख्या को अगर अंडरलाइन किया गया है तो वहाँ पर हमें कति ऐसा प्रश्न बनाना है। अब कोई कहता है मम गृहे एकम वाहनम अस्ति। एकम वाहनम अस्ति, एक वाहन है ऐसा बताया, लेकिन ध्यान इस बात का रखना, मैंने पहले ही बताया कि कति जो प्रश्न बनेगा वह हमेशा बहुवचन में बनेगा, यानी भवतः गृहे कति वाहनानि सन्ति। उत्तर भले ही हो मम गृहे एकम वाहनम अस्ति, लेकिन प्रश्न मम गृहे अथवा भवतः गृहे कति वाहनानि सन्ति। बालकः पंचरोटिकाः खादति। बालकः कति रोटिकाः खादति। तो जब भी आपको प्रश्न बनाना है संख्या में तो कति ऐसा प्रश्न बनाना है। पुनः कियत, अगला प्रश्न, इसका अर्थ भी होता है कितना। तो जब कियत का उत्तर देखेंगे तो उत्तर जो होगा वो परिमाण में होगा। परिमाण का मतलब नाप अथवा तौल। जब भी कियत का प्रश्न बनता है तो उत्तर नाप या तौल में होता है, या यूँ कहिए कि जब नाप और तौल में उत्तर हो तो उसका प्रश्न हमें कियत ऐसा बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए कोई कहता है मम पिता 5 मीटर वस्त्रम क्रीणाति। मेरे पिता 5 मीटर कपड़ा खरीदते हैं। अब 5 मीटर आ गया, इसका मतलब नाप की बात हो रही है, तो यहाँ पर मम पिता कियत वस्त्रम क्रीणाति, यानी कितना, तो संख्या भी हट जाएगी और मीटर या किलोमीटर जो भी है वह भी हट जाएगा। पिता 5 किलो परिमितम आलूकम क्रीणाति। यहाँ पर पिता कियत आलूकम क्रीणाति। तो कति के बाद दूसरा प्रश्न कियत, जो नाप और तौल में बनता है। अगर आप कहते हैं बालकाः अर्ध किलो दुग्धम पीबति, तब भी प्रश्न बनेगा बालकः कियत दुग्धम पीबति। पुनः अगला प्रश्न कहता है कदा। कदा यानी कब। तो कदा का जो प्रश्न होगा उसका जो उत्तर होता है
वह समय बताता है और समय के साथ साथ उत्तर की यानी उस समय की सप्तमी विभक्ति होती है। समय की सप्तमी विभक्ति होगी तो प्रश्न बनेगा कदा। समय में घंटा भी हो सकता है, दिन का नाम हो सकता है, निश्चित समय यानी कितने बजे हो सकता है, साल हो सकता है। तो प्रश्न बनता है कदा। जैसे बालकः प्रातः काले उत्तिष्ठति। प्रातः काले शब्द आ गया। प्रातः काले यानी समय है, समय के साथ में सप्तमी लगा है। इसका मतलब जब प्रश्न बनाएंगे तो बालकः कदा उत्तिष्ठति। अहम पंचवादने जागरणम करोमि। यहाँ पर अंडरलाइन देखेंगे, जागरणम को पंचवादने समय बताया और इसलिए जब प्रश्न बनता है अहम कदा जागरणम करोमि। रविवासरे अवकाशः भविष्यति। रविवार दिन का नाम है, अतः कदा अवकाशः भविष्यति। पुनः कदारभ्य। कदारभ्य यानी कब से। तो जब इसका उत्तर होगा तो वह भी समय में होगा, लेकिन समय के साथ में पंचमी विभक्ति लगी होगी, अथवा समय के साथ में तसिल प्रत्यय लगा होगा यानी तह ऐसा लगा होगा। तो उदाहरण के लिए अष्टदिनांकात् परीक्षा अस्ति। यहाँ पर अष्टदिनांकात् परीक्षा अस्ति, पंचमी विभक्ति लगी हुई है दिनांकात्। अतः जब प्रश्न बनाएंगे तो कदा आरभ्य, कदा आरभ्य परीक्षा अस्ति। कोई कहता है बालकः सप्तवादनतः पठति, तो बालकः कदा आरभ्य पठति। तो जब भी तह लगा होगा समय में अथवा समय की पंचमी विभक्ति दिखा रहा होगा तो वहाँ पर आपको प्रश्न बनाना है कदा आरभ्य। आगे पुनः कहता है कथम। कथम का अर्थ होता है कैसे या किस प्रकार। तो इसका जो उत्तर होता है वह या तो विशेषण होता है और या फिर क्रिया विशेषण होता है। सामान्यतः जो कथम प्रश्न है इसका उत्तर क्रिया विशेषण ही होता है। यदि हम कथम क्रिया यानी विशेषण के रूप में भी प्रयोग करना चाहें तो हो सकता है, जैसे हमको कहना है काला घोड़ा दौड़ता है तो कथम अश्वः धावति। सामान्यतः ऐसा भी बन सकता है, लेकिन वहाँ पर कीदृश एक यह प्रश्न है कीदृश। तो कीदृश प्रश्न बनता है। यह जो कीदृश प्रश्न होता है वह अव्यय नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसलिए पुल्लिंग में कीदृशः, स्त्रीलिंग में कीदृशी और नपुंसक लिंग में कीदृशम ऐसा प्रश्न बनता है। तो कथम अश्वः धावति बन सकता है, लेकिन वहाँ पर कीदृशः अश्वः धावति कहना अधिक श्रेयस्कर है। लेकिन अश्वः शीघ्रम धावति यह प्रश्न उत्तर है और शीघ्रम को अंडरलाइन कर दिया गया तो अश्वः कथम धावति। पुनः मम स्वास्थ्य सम्यक अस्ति। तो यहाँ सम्यक को अगर अंडरलाइन कर दिया गया मम स्वास्थ्य कथम अस्ति अथवा भवतः स्वास्थ्यम कथम अस्ति। सिंहः उच्चैः गर्जति, उच्चैः को अंडरलाइन कर दिया जाए तो सिंहः कथम गर्जति। तो जब भी आपको कथम प्रश्न बनाना है तो उसका उत्तर जो होगा वह प्रायः क्रिया विशेषण में होगा
अथवा विशेषण में होगा। विशेषण में अगर बात करें तो विशेषण में या तो रंग बता सकता है अथवा गुण या दोष बता सकता है। बालकः मूर्खः अस्ति, ऐसा वाक्य आ गया। अब मूर्खः को अंडरलाइन कर दिया गया। बालकः कथम अस्ति। बालकः बुद्धिमान अस्ति, यहाँ पर बुद्धिमान को अंडरलाइन कर दिया गया। बालकः कथम अस्ति। तो या तो विशेषण होगा या फिर क्रिया विशेषण होगा। पुनः अब बात करें, अगला जो प्रश्न होता है वह होता है किमर्थम। किमर्थम यानी क्यों। तो जब किमर्थम का उत्तर होता है, दिया जाता है, तो या तो चतुर्थी विभक्ति में दिया जाता है या फिर तुमुन प्रत्यय में दिया जाता है अथवा उसके साथ में अर्थम लगा दिया जाता है। तो या तो चतुर्थी विभक्ति या तुमुन प्रत्यय या फिर अर्थम ऐसा लगा दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि यह जो प्रश्न होता है वह प्रायः क्रिया से बना हुआ उसका उत्तर होता है। जैसे बालकः पठनार्थम विद्यालयम गच्छति, लड़का पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो इसका जब पठनार्थम लगा हुआ है तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा, क्षम्यतां, प्रश्न जो इसका बनेगा वह बनेगा बालकः किमर्थम विद्यालयम गच्छति। यहाँ पर किमर्थम के जगह में जो किमर्थम का प्रश्न है यहाँ पर पठनार्थम लिखा हुआ है। उत्तर में पठनार्थम भी हो सकता था, पठनाय भी हो सकता था, पठितुम भी हो सकता था, लेकिन तीनों का समान अर्थ है और उसका जो उत्तर है वह या प्रश्न है वह किमर्थम ही है। पुनः अव्यय प्रश्न का अंत्य प्रश्न बात करें अगर, तो कुतः। कुतः का अर्थ होता है कहाँ से। तो जब कुतः प्रश्न होता है तो उसका उत्तर भी समय बताता है, क्षम्यतां, स्थान बताता है और स्थान के साथ में पंचमी विभक्ति होती है। यानी जब कभी स्थान की पंचमी विभक्ति हो तो वहाँ पर हमें प्रश्न में कुतः ऐसा प्रश्न बनाना चाहिए। जैसे यात्रिकः स्थानकतः काशीं गच्छति, स्थानकतः काशीं गच्छति, तो कुतः काशीं गच्छति। यहाँ पर तहसील प्रत्यय लगा हुआ है ये, तो या तो तहसील प्रत्यय और या फिर पंचमी विभक्ति। जैसे गायकः मंचात अवतरति। अब यदि मंचात को अंडरलाइन कर दिया जाए तो गायकः कुतः अवतरति। छात्रः विद्यालयात् पंचवादने आगच्छति। अब यहाँ पर विद्यालयात् को अगर अंडरलाइन कर दिया जाए तो छात्रः कुतः पंचवादने आगच्छति, ऐसा प्रश्न बनेगा। तो जब भी प्रश्न की पंचमी विभक्ति हो यानी उत्तर की पंचमी विभक्ति हो और इसके अलावा पंचमी विभक्ति के न हो तो उसके जगह में तहसील प्रत्यय यानी तह लगा हुआ हो, तो वहाँ पर जब प्रश्न बनाएंगे तो कुतः ऐसा प्रश्न बनाएंगे। तहसील प्रत्यय के साथ में मैंने पहले ही बताया था कि यदि समय दिया है तो तहसील प्रत्यय के साथ समय है तो कदा आरभ्य ऐसा प्रश्न बनता है। तो यह थे अव्यय प्रश्न। अब हम आगे दूसरी कक्षा में पढ़ेंगे जो सर्वनाम प्रश्न होते हैं वह कैसे बनाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वदतु संस्कृतम जयतु भारतम।